बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्थोपेडिक्स लेक्चर नंबर 2। कल हमने डिस्कस किया था रिकेट डिजीज़। तो एमसीक्यूज लिखे। रिकेट डिफॉर्मिटी आर करेक्टेड बाय इसके लिए जो स्प्लेंट लगाया जाता है उसका नाम है मरमेड स्प्लेंट। गूगल पे उसके पिक्चर देख लेके मरमेड स्प्लेंट किस तरह होता है। मरमेड स्प्लेंट, ठीक। वाइट लाइन ऑफ प्रिंकल विल बी, इसमें रिकेट डिजीज में क्या, वाइट लाइन ऑफ प्रिंकल इज द साइन ऑफ रिकवरी। वाइट लाइन ऑफ Frankel is the sign of recovery। जब ये वाइट लाइन अपीयर होता है तो इसका मतलब है रीमिनरलाइजेशन या कैल्सिफिकेशन, ठीक। आज का टॉपिक है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ये कंजेनिटल मसला है। इन बच्चों की हड्डियाँ रिपीटेड फ्रैक्चर इनमें होती है, बार बार उनकी हड्डियाँ टूटते हैं। इसको कहते हैं ब्रेटल बोन डिजीज। ब्रेटल का मतलब क्या है, वीक, वीक बोन एंड डिजीज, ब्रेटल बोन डिजीज। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में म्यूटेशन होती है। कोल 1 ये क्या है, इसमें म्यूटेशन होती है कोल 1A1 जीन में या कोल 1A2 जीन में। कोलेजन 1A1 या कोलेजन 1A2 जीन में म्यूटेशन होती है तो इसकी वजह से ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कंडीशन होती है। अब इसमें डिफेक्ट क्या होती है, डिफेक्ट एंड ये कोलेजन, ये जीन्स रिस्पांसिबल है किस चीज़ के लिए, टाइप 1 प्रू कोलेजन के लिए। तो डिफेक्ट इन प्रू कोलेजन, टाइप 1 प्रू कोलेजन अब अगर टाइप 1 प्रू कोलेजन नहीं बनते तो इसका मतलब है द बोन विल बी ब्रेटल, तो ब्रेटल बोन होगी, ब्रेटल बोन। तो ब्रेटल बोन का मतलब है मोर प्रोन टू फ्रैक्चर, आसानी से ये टूट सकते हैं, तो मोर प्रोन टू फ्रैक्चर। अच्छा, दूसरी बात, स्क्लेरा के लिए टाइप 1 कोलेजन चाहिए तो द स्क्लेरा विल बी ब्लू। इन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा पेशेंट द स्क्लेरा विल बी ब्लू। तो स्क्लेरा क्या होगी, स्क्लेरा विल बी ब्लू, ठीक। अब ये इसमें रिपीटेड फ्रैक्चर होंगे, रिपीटेड, the healing will be normal or abnormal, normal. It should be remembered that the osteogenesis imperfecta the healing is normal but there is repeated fracture, ठीक। तो healing क्या होगी, नॉर्मल, ठीक। दूसरा है बेटर बेबी सिंड्रोम। बेटर बेबी सिंड्रोम है नॉन एक्सीडेंटल इंजरी ऑफ द बेबी, मतलब जो पेरेंट है या केयर गिवर है तो वो इसका ख्याल नहीं रखते, बर्निंग की वजह से या इसकी वजह से, या जो इसके ख्याल नहीं रखते उसमें फ्रैक्चर हो जाए, बर्निंग या ब्रूजिंग हो जाए तो उसको कहते हैं बेटर बेबी सिंड्रोम। अब ये तो जेनेटिक मसला है तो देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। बेटर बेबी सिंड्रोम, बेटर का मतलब है बीटन, बेटर बेबी सिंड्रोम।
इसमें जो फ्रैक्चर होते हैं वो एक्सीडेंट या ट्रामा की वजह से नहीं होते, तो नॉन एक्सीडेंटल इंजरी ऑफ द बेबी। इंजरी नॉन एक्सीडेंटल इंजरी, और ये ड्यू टू फिजिकल abuse of केयर गिवर। ठीक, इसमें फ्रैक्चर हो सकते हैं, तो फीचर क्या होगी? बेटर बेबी सिंड्रोम इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें मल्टीपल फ्रैक्चर हो सकते हैं, सबड्यूरल हेमाटोमा, ब्रेन की ब्लीडिंग, ब्रूजिंग। व्हाट इज ब्रूजिंग? ब्लूइश ऑफ द स्किन, तो ब्रूजिंग एंड ग्रोथ इशू इसमें हो सकता है। सिंपल, बेटर सिंड्रोम इज दैट सिंड्रोम इन विच द केयर गिवर डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, और जो इसके रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, पेजेट डिजीज क्या है? पेजेट डिजीज, पेजेट डिजीज, पेजेट डिजीज का दूसरा नाम है ओस्टियाइटिस डिफॉर्मेन। ओस्टियाइटिस डिफॉर्मेन। पेजेट डिजीज क्या है? कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। When there is increased activity of the osteoclast, पेजेट डिजीज में मोस्टली द योर पेशेंट इन द पेजेट डिजीज विल बी मेल, their age will be greater than 50 years, and they will complain of multiple bony pain, multiple bony pain। इसमें होता क्या है? ये किस पेजेट डिजीज किस चीज की वजह से होती है? इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। तो फिर अगर बोन वीक हो जाते हैं, ओस्टियोक्लास्ट बोन की रिजॉर्प्शन कराता है, तो डेफिनेटली कंपनसेटरी मैकेनिज्म में ओस्टियोब्लास्ट नया बोन बनाएगी, तो फॉलोड बाय इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ओस्टियोब्लास्ट। तो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट followed by increased activity of osteoblast। ठीक, अच्छा, अगर पेजेट डिजीज में हम एक्सरेज करें, स्कल की एक्सरे अगर हम करें, स्कल एक्सरे, तो जब डेंस बोन हो तो डेंस बोन एक्सरेज पे वाइट नजर आते हैं या ब्लैक? ईयर ऑन द एक्सरेज विल लुक ब्लैक। अगर इसमें होल है तो वो ब्लैक नजर आएगी। ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन जिधर हो तो वहां पे बोन ब्लैक नजर आएगी। ठीक है, तो अब एक्सरे अगर हम इसकी करें, एक्सरे लेट्स सपोज दिस इज स्कल, तो ये किस तरह नजर आएगी? पहले ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो द स्कल विल लुक ब्लैक और वाइट? ब्लैक। तो अब देखो ये ब्लैक नजर आएगी इस तरह। इसका मतलब है ओस्टियोक्लास्ट तो ये लेस डेंस है। ओस्टियोब्लास्ट तो वो डेंस बनाता है, बोन बनाता है, तो ओस्टियोक्लास्ट इसकी डेंसिटी को कम कर देती है, तो इसका मतलब ये क्या है? अभी
लेस डेंस। और ये शो कर देता है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। अब देखो, तो इसके बाद क्या होते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे वाइट स्पॉट नज़र आएगी इस तरह। ये पिक्चर ग्रुप में किसी ने शेयर किया था, कौन सी ग्रुप था, कि कॉटन वूल स्कल अपीयर इन विच डिजीज, तो पेजेट डिजीज। अब ये वाइट स्पॉट क्या शो कर देता है, वाइट स्पॉट या फेची वाइट स्पॉट, तो ये शो कर देता है न्यू बोन फॉर्मेशन। ये एक्टिविटी ऑफ ओस्टियो, ये क्लास्ट है और ये ब्लास्ट है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियो ब्लास्ट। और इसको क्या कहते हैं, कॉटन वूल स्कल। इसको क्या कहते हैं, कॉटन वूल स्कल। एक्सरेस पे ये लेस डेंस और ये ब्लैक और ये वाइट, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कॉटन वूल स्कल। पहले ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी पे जो डिजीज में पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोक्लास्ट इसको क्या लेस डेंस बनाएगी, एंड लेस डेंस बोन विल अपीयर ऑन एक्सरे विल ब्लैक। तो फिर इसके बाद ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ओस्टियोब्लास्ट की जब एक्टिविटी ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब है वो न्यू बोन बनाते हैं। तो द न्यू बोन फॉर्मेशन, द वाइट स्पॉट विल अपीयर इन द स्कल, और वो किस तरह नजर आएगी, वाइट या डेंस। तो अब ये क्या किस तरह बनाता है स्कल को, डेंस। और इसको कहते हैं कॉटन वूल स्कल। तो कॉटन वूल स्कल कौन सी कंडीशन में होती है, पेजेट डिजीज। दूसरा, इसके बाद हम एक्सरेज में चेक करेंगे वर्टिब्रा को अगर हम देखें तो जिस तरह पिक्चर एंड फ्रेम, ये एक पिक्चर है, लेट्स सपोज दिस इज पिक्चर। अब ये पिक्चर ब्लैक है, ब्लैक पिक्चर। सो द ब्लैक एरिया शो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी और ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, ओस्टियोक्लास्ट। तो इसको कहते हैं इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। और इसकी पेरिफेरी वाइट होंगी, पेरिफेरी इसकी क्या है, वाइट। तो ये पेरिफेरी क्या है, वाइट। तो वाइट शो कर देता है ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। और इसको कहते हैं पिक्चर एंड फ्रेम। सेंटर में ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी होता है और पेरिफेरी में ओस्टियोब्लास्ट। तो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी विल बी लोक पेरिफेरी, सेंटर will be black and the periphery will be white, center black। और इसको क्या कहते हैं, ये किस तरह नजर आता है, पिक्चर एंड फ्रेम। पिक्चर फ्रेम में बंद किया है तो पिक्चर एंड फ्रेम। कुछ देर बाद जब ये ठीक होते हैं तो ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी विल बी इंक्रीज। तो ये सारे वाइट नजर आएगी, ये इस तरह it will be converted into ये white all around osteoblastic activity। तो ये white नजर आएगी। तो ये क्या है, white। इसको कहते हैं एवरी वर्टिब्री। इसको क्या कहते हैं, एवरी, AVORY। So these are the finding in the Paget disease, ठीक है।
पेजिड डिजीज सिंपल है, इसमें जो पेशेंट होते हैं ज़्यादातर वो मेल होते हैं, 50 ईयर के बाद होते हैं। मल्टीबोनी पेन इसमें होती है क्योंकि इसमें बोन क्या है, कमज़ोर है। अब पहले हम एक्सरे स्कल की करेंगे। स्कल में इस तरह पाइंडिंग नज़र आएगी, इसको कहते हैं कॉटन वूल स्कल। वर्टिब्री को अगर हम देखें तो वर्टिब्री पे किस तरह नज़र आएगी, फ्रैक्चर एंड प्रेम अपीयरेंस। फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह आपको पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन है। इजी ट्रिक इसके लिए क्या है, अब देखो, ओस्टियोपेट्रोसिस, ओस्टियोपेट्रोसिस को हम कह सकते हैं मार्बल बोन डिजीज। मार्बल बोन डिजीज ये भी जेनेटिक मसला है। द पेशेंट विल मोस्टली बी चिल्ड्रन, जेनेटिक है तो द पेशेंट विल मोस्टली बी चिल्ड्रन। ओस्टियोपेट्रोसिस में क्या होते हैं, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ओस्टियोक्लास्ट, डिफेक्टिव एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। अब द ओनली वर्किंग सेल इज ओस्टियोब्लास्ट, तो ओस्टियोब्लास्ट बोन को डेंस बनाता है या वीक, डेंस। बट इन दिस कंडीशन ओस्टियोपेट्रोसिस वो तो बोन बनाते हैं लेकिन वो एक्सटेंसिवली डेंस होते हैं लेकिन ब्रेटल, कमजोर, आसानी से टूट जाते हैं। सिंपल है। द बोन आर extensively dense, the only working cells, ओस्टियोक्लास्ट तो यहाँ पे काम नहीं करता, तो द ओनली वर्किंग सेल आर सेल्स आर ओस्टियोब्लास्ट, और मसले भी ओस्टियोब्लास्ट की वजह से है। हर चीज अपने हाथ में जब काम करता है वो ठीक होता है। लेट सपोज दिस इज लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन में हमारे पास क्या होते हैं, बोन मैरो, और बोन मैरो में ये स्पंजी कैंसलेस बोन है, स्पंजी एरिया है। हाँ, वहाँ पे बोन मैरो में क्या होते हैं, हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस। अब देखो, अगर ये नॉर्मल स्पंजी है तो बोन हिमेटोपोइसिस होगी, रेड ब्लड की सेल बनेगी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल यहाँ पे बनेगी। अगर ये एक्सटेंसिवली डेंस इस तरह बन जाए तो फिर बोन हिमेटोपोइसिस होगी, नहीं होगी। तो ये ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी जब ज्यादा हो जाए तो ओस्टियोब्लास्ट विल एंटर एवरीवेयर, इवन बोन मैरो। अब जब बोन मैरो में ये एंटर हो जाए तो फिर प्राइमरी हेमेटोपोइसिस विल बी पेल एंड दिस पेशेंट विल सफर फ्रॉम एनीमिया। तो प्राइमरी हेमेटोपोइसिस पेल। अब जब भी एनीमिया पेशेंट हो बोन के भी मसले है तो देट वुड बी ऑस्टियोपेट्रोसिस। ऑस्टियोपेट्रोसिस में डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट होता है और ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होते हैं। जब ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो बोन मैरो विल बी डेंस, और बोन मैरो डेंस हो जाए तो फिर हेमेटोपोइसिस होगी, नहीं होगी तो प्राइमरी हेमेटोपोइसिस विल पेल। जब प्राइमरी हेमेटोपोइसिस पेल हो जाए, सो इज देयर एनी कंपनसेटरी मैकेनिज्म फॉर हेमेटोपोइसिस, लीवर और स्प्लीन को भी ब्लड बना सकता है। तो सेकेंडरी हेमेटोपोइसिस कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होगी, कंपनसेटरी हिपेटोस्प्लीनोमेगेली। हाँ, हिपेटोस्प्लीनोमेगेली।
सिंपल। तो अब देखो ओस्टियोपेट्रोसिस का बोन, मार्बल बोन डिजीज में क्या होगी, एक तो ब्रेटल बोन होगी, ब्रेटल बोन आसानी से बोन टूट जाएगी, फ्रैक्चर होगी। दूसरा इसमें होगी इनीमिया, प्राइमरी हेमेटोपोइसिस, तो इसकी वजह से है पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया का मतलब है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब जब कम हो जाए तो इसकी वजह से इनीमिया होगी। पेशेंट में इनीमिया है, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली है और इसके साथ साथ बोन फ्रैक्चर है। व्हाट वुड बी द डायग्नोसिस? ओस्टियोपेट्रोसिस, इसको कहते हैं मार्बल बोन डिजीज। अब देखो मतलब जब बोन बनता है, लेट सपोज दिस इज नॉर्मल बोन, तो नॉर्मल बोन बनाता है ओस्टियोब्लास्ट। अगर ये इस तरह बन जाए, इस तरह ये, तो अब ये ठीक नहीं बना, तो ये कौन स्मूथ कर देता है? ओस्टियोक्लास्ट। तो ये ओस्टियोक्लास्ट की ये काम है, जो ये ज्यादा बना है तो वो इस तरह ये सीधा कर देता है। अब जब ये इस तरह हो, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी हो और ये स्मूथ नहीं कर सकता, तो इसको कहते हैं ओस्टियोपेट्रोसिस। और ये वीक है, ये इसको डेंस है लेकिन वीक है। अब देखो अगर चिल्ड्रन है, चाइल्ड है पेशेंट, ठीक, और चाइल्ड में मसला है बोन डिफॉर्मिटीज, तो व्हाट वुड बी द कंडीशन, डायग्नोसिस? एक चाइल्ड पेशेंट है, उसको मसला है डिफॉर्मिटीज की। डिफॉर्मिटीज कहते हैं बेंडिंग ऑफ द बोन, रैकेट्स। चाइल्ड है इसका, और उनको मसला है रिपीटेड फ्रैक्चर, रिपीटेड फ्रैक्चर। व्हाट वुड बी द डायग्नोसिस? हाँ, बेटर बेबी नहीं, बेटर बेबी सिंड्रोम को बस वो से सिर्फ याद रखे, वो ज़्यादातर होता नहीं है। ये मसला जेनेटिक मसले है। चिल्ड्रन है तो कौन सी कंडीशन, रिपीटेड फ्रैक्चर कहाँ पे होती है? ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ओस्टियोजेनेसिस, ब्रेटल बोन डिजीज, रिपीटेड फ्रैक्चर, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। A child patient is presented to you with the complaint of anemia. What would be the diagnosis? इसको anemia है, osteopetrosis. ठीक, अब दूसरा अडल्ट है, अडल्ट पेशेंट है, उनको मसला क्या है? मेल है, एज ग्रेटर देन 50 ईयर, मल्टीपल बोनी पेन, बोनी पेन, what is Paget disease? Paget's disease। अच्छा, इसमें मसला है, यहाँ पे भी फीमेल है, दूसरा ये फीमेल है और फ्रैक्चर है इसमें, फ्रैक्चर। व्हाट वुड बी द डायग्नोसिस? ओस्टियोपोरोसिस। अब देखो ओस्टियोपोरोसिस हमने लिखा था कि पीरीमेनोपाजल वमन में ज़्यादातर होती है, एल्डरी वमन में क्यों? एस्ट्रोजन ख़त्म होते हैं, तो एस्ट्रोजन ख़त्म तो ओस्टियोपोरोसिस होती है, और ओस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर। तो व्हाट वुड दैट कंडीशन इज नोन एज ओस्टियोपोरोसिस। अब तीसरा कंडीशन है
पेन, इसमें पेशेंट मेल भी हो, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन इसमें मसला है पेन इन वेट बियरिंग एरिया, वेट बियरिंग एरिया, व्हाट वुड बी द कंडीशन? हड्डियां इसमें कमजोर है, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, सिंपल। बस ये इस तरह याद रखिए, ये स्केच जहन में आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इन osteoporosis the ALP will increase, decrease or normal? ओस्टियोपोरोसिस में ALP की लेवल इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या नॉर्मल? जितने जितने कंडीशन हो उसमें ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब है ALP विल बी रेज। अब ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ऑल द कंस्टिट्यूएंट प्रोपोर्शनेट डिक्रीज होते हैं, तो ALP नॉर्मल। तो ये लिख ले, ALP लेवल इज नॉर्मल इन ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन, इस तरह लिख ले, ALP increase with increase osteoblastic activity दूसरा नंबर ये लिख ले, एन ओस्टियोपोरोसिस ALP लेवल इज नॉर्मल। ALP क्या होते हैं? नॉर्मल, सिंपल है। अच्छा, ट्रामा, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रामा। ट्रामा, अगर अपर लिम्ब की ट्रामा हो जाए, क्लोज फ्रैक्चर हो, क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं व्हेन द स्किन इज इंटैक्ट, क्लोज फ्रैक्चर, एनी ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। तो क्लोज फ्रैक्चर में क्या होते हैं? स्किन इंटैक्ट, मतलब बोन अंदर से फ्रैक्चर है लेकिन स्किन से बाहर नहीं आई, तो वो क्लोज फ्रैक्चर है। ओपन फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर का मतलब है बोन एक्सपोज टू एनवायरमेंट, स्किन से बाहर आया है, बोन एक्सपोज टू एनवायरमेंट। अब ओपन फ्रैक्चर के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसकी कितने टाइप है। तो गस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन फॉर ओपन बोन, गस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में ये हम डिवाइड कर देते हैं ओपन फ्रैक्चर को। तो टाइप 1 इज सिंपल, टाइप 1 व्हेन क्लीन वुंड और इसकी साइज 1 सेंटीमीटर से कम हो, तो दैट वुड बी टाइप 1 अकॉर्डिंग टू गस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन। टाइप 2, टाइप 2 में वुंड whether they are clean or contaminated but wound greater than 1 centimeter and soft tissue are not extensively damaged. And what is soft tissue? Soft tissues are not extensively damaged. Any structure other than bone is called soft tissue. The non-bone structure of the body is called soft tissue. एक तो बोन है और बाकी मसल है, स्किन है, तो ये क्या है? सॉफ्ट टिश्यूज है। अब तीसरा नंबर जो है वो है टाइप 3। टाइप 3, इसमें क्या होते हैं?
द सॉफ्ट टिश्यूज आर एक्सटेंसिवली डैमेज, सॉफ्ट टिश्यूज आर एक्सटेंसिवली डैमेज। ठीक है, अब टाइप 3 हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, टाइप 3A, टाइप 3B, टाइप 3, टाइप 3 हम मज़ीद डिवाइड कर देते हैं 3A में, 3B में और 3C में। ठीक, टाइप 3A में ये सब टिश्यूज की इसमें ये सब टिश्यू आर नॉट एक्सटेंड। अच्छा, टाइप 3A में हमारे पास सब टिश्यू तो डैमेज होते हैं लेकिन फिर भी बोन को कवर कर देते हैं। द सब टिश्यू आर इनफ टू कवर द बोन, फ्लैप की ज़रूरत इसमें नहीं होते। एक्सपोज बोन, या इसमें लिख ले इनफ सॉफ्ट टिश्यू टू कवर द बोन। ठीक है, अब टाइप 3B में हमारे पास फ्लैप की ज़रूरत है। फ्लैप का मतलब है, फ्लैप क्या है, अगर हम एक जगह से टिश्यू ले लें और दूसरी जगह पे वो लगा ले, इसको फ्लैप कहते हैं। तो अब इसके लिए ये बोन, इसके लिए इनफ सॉफ्ट टिश्यू नहीं है, तो फिर बोन को कवर करने के लिए हम किसी दूसरा जगह से सॉफ्ट टिश्यू लेंगे और इस पे पुट कर देंगे। तो इसमें क्या होते हैं, बेयर बोन, फ्लैप इज रिक्वायर्ड टू कवर द बोन। तो इसमें लिख ले फ्लैप, फ्लैप का मतलब है डिटैचमेंट ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन साइड एंड कवर एंड मूव टू कवर द अनदर साइड। एक जगह से हम टिश्यू लेंगे और जिस जगह पे डिफेक्ट है वो डिफेक्ट इस पे कवर कर लेंगे। तो फ्लैप इज रिक्वायर्ड टू कवर द बोन। अच्छा, टाइप 3C जो है तो इसमें वास्कुलर डैमेज होता है, ब्लड वेसल्स इसमें डैमेज होती है, वास्कुलर डैमेज। वास्कुलर डैमेज हो तो उसके लिए नीड रिपेयर। अब एक्सटर्नल फिक्सेटर की, इन दोनों के लिए टाइप 1 टाइप 2 के लिए तो एक्सटर्नल फिक्सेटर की ज़रूरत नहीं है, और टाइप 3 के लिए एक्सटर्नल फिक्सेटर। तो एक्सटर्नल फिक्सेटर जो हम राड लगाते हैं, तो राड लगाने की ज़रूरत किस चीज़ के लिए है, टाइप 3 के लिए। एक्सटर्नल फिक्सेटर इज रिक्वायर्ड फॉर द टाइप 3। या इसमें external fixator is required, fixator is required type 1 type 2 or type 3, for type 3 only। राड हम सिर्फ टाइप 3 में लगाएंगे। अब ये एक्सटर्नल फिक्सेटर हमारे पास कौन कौन सी टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट जो है एलिजारो फिक्सेटर, ये सर्कुलर होता है या रिंग शेप, सर्कुलर या रिंग। ठीक है, और जहाँ पे हड्डी टूटी है तो इसके इर्द गिर्द हम ये लगाते हैं। दूसरा LRS, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम। और तीसरा है रॉड्स एंड क्लैंप। तीसरा क्या है, रॉड्स एंड क्लैंप। इसमें रॉड हम मतलब इस जगह पे ये हड्डी दियर स्ट्रक्चर एंड द रेडियस अल्ना बोन। तो अल्ना
जो है तो इसमें फ्रैक्चर है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, रॉड्स को, और वो क्लैंप के साथ क्या करेंगे, टाइट। तो रॉड एंड क्लैंप हमारे पास या तो होते हैं यूनिलेटरल, एक साइड पे लगाएंगे, यूनिलेटरल सिंगल रॉड, तो यूनिलेटरल सिंगल रॉड या बाइलेटरल यूनिलेटरल यूनिलेटरल लगाएंगे, यूनिलेटरल डबल रॉड, या हम मल्टी एक्सियल, मल्टी हर साइड से मल्टी एक्सियल, और या स्पेनिंग the clamp around the joint, spanning the clamp around the joint। इसकी ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ सिंपल आपको पता हो कि रॉड हम तब लगाएंगे जब टाइप 3 फ्रैक्चर हो। अच्छा, हाँ, ये तो हम लॉन्ग बोन के लिए लगाते। हेड ट्रामा हो जाए, हेड ट्रामा, इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है ग्लासगो कोमा स्कोर, और ये सब ने याद करना है, इससे तो ज़रूर एमसीक्यूज आएगी। ग्लासगो कोमा स्केल। अच्छा, ये सिस्टम स्कोरिंग सिस्टम जो है ग्लासगो, इसमें हम हेड ट्रामा हो जाए तो फिर हम चेक करेंगे EVM, आई को देखेंगे, वर्बल रिस्पांस को देखेंगे कि पेशेंट बात कर सकता है या नहीं, मोटर रिस्पांस को देखेंगे। ठीक है, तो अब पहले हम आई ओपनिंग के लिए जो निमोनिक है तो वो है स्पून। तो पहले पेशेंट को आप देखें कि पेशेंट स्पॉन्टेनियसली अगर आई ओपन कर सकता है तो वो स्पॉन्टेनियसली, तो उनको हम स्कोर क्या देंगे, 4। ठीक है, अगर पी है, पी पार टू स्पीच, पी पार स्पीच, या इसमें लिख ले टू साउंड, मतलब आप पेशेंट को बोले कि आंखें खोल दो, तो फिर वो अपने आंखें को खोल सकता है, तो तो कितने स्कोर देंगे, 3। और ओ पार पेन, ये तो अपना निमोनिक है, तो ओ पार पेन, अगर पेशेंट को आप पिंच करें इस तरह और फिर वो अपने आंखें खोल सकता है तो फिर 2 पॉइंट देंगे। ठीक है, और इन पार नन है तो फिर 1 स्कोर देंगे। ठीक, दूसरा वर्बल रिस्पांस को देखें, पेशेंट से आप बातें करें, अगर वो अच्छे तरीके से बात कर सकता है तो दैट इज ओरिएंटेड, तो वर्बल रिस्पांस आप चेक करें, वर्बल रिस्पांस, ये आपसे फिर नहीं भूल जाएगी कि ओ पार पेन। ठीक है, तो वर्बल रिस्पांस किस तरह चेक करेंगे, अगर ओरिएंटेड है तो हाउ मच स्कोर, 5, कंफ्यूज है तो इसके लिए तो निमोनिक मैंने नहीं लिखा, OCP की इनटेक ये ज़्यादा नहीं करते। ठीक, तो अब इसमें ये कैपिटल, तो ओ पार ओरिएंटेड, कंफ्यूज, और पी पार इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब वो बातें कर सकता है लेकिन सही तौर पर नहीं कर सकता, तो तो इसके लिए पोर है इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स तो 3, और फिर है आई, तो इनकम्प्रिहेंसिबल वर्ड, अच्छा वो तो बातें कर सकता है लेकिन कंप्रिहेंसिव वर्ड्स को नहीं बोल सकते, तो
तो इनकम्प्रिहेंसिबल वर्ड, इनकम्प्रिहेंसिव वर्ड्स, तो फिर कितने देंगे? 2। अगर कुछ भी नहीं कर सकता तो फिर 1 पॉइंट तो दे दे, 1 पॉइंट तो सबको देना है, अगर वो आई है या वर्बल है या मोटर है। अच्छा, तीसरा जो है तो वो मोटर रिस्पांस को चेक करें। मोटर रिस्पांस ओबे कमांड, यार वो निमोनिक नहीं है लेकिन अगर इससे OLVPN, ठीक है। अच्छा, तो ओ पर ओबे कमांड, इनको बताए कि हाथ उठाए, अगर वो उठा सकते हैं तो कितने पॉइंट देंगे? 6। एल पर इनको इस तरह पिंच करे, और पेन, अगर पेन पे वो अपने हाथ को दूर कर सकता है तो टू लोकलाइज पेन, तो फिर कितने पॉइंट देंगे? टू लोकलाइज पेन, फिर 5 पॉइंट दे दे। अगर पेन पे विड्रॉल द पेन, आपने इस तरह पिंच किया, ठीक है, और वो विड्रॉल पे अपने हाथ को हटा सकते हैं लेकिन किसी भी डायरेक्शन में उनको पता नहीं चलता, तो टू विड्रॉल पेन पे विड्रॉल पेन, तो फिर कितने देंगे? 4। फ्लेक्शन मतलब, अच्छा, पेशेंट को अगर आप देखें, अगर उसके हाथ इस तरह है, ये फ्लेक्शन है, ठीक है, और अगर पेशेंट की हाथ इस तरह है, इस तरह, तो ये एक्सटेंशन है। तो फ्लेक्शन को 3 पॉइंट देंगे, एक्सटेंशन को 2। तो फ्लेक्शन को कहते हैं डिकॉर्टिकेट, इनको हम 3 पॉइंट देंगे। अगर चेस्ट पे इस तरह है, इस तरह इसके हाथ है, तो वो फ्लेक्शन है, और लेटरल की तरफ है और स्ट्रेट अपर लिम्ब है, स्ट्रेट अपर लिम्ब एंड टुवर्ड द लेटरल इस तरह है, तो फिर वो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन को कहते हैं डीसेरेब्रेट। इनको कितने पॉइंट देंगे? 2। और कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर 1 तो दे दे जरूर, ठीक। अब मैक्सिमम पॉइंट ये कितने बनते हैं? 15। सो मैक्सिमम पॉइंट आर, मैक्सिमम 15 है। इंटरप्रिटेशन इसकी किस तरह करेंगे? तो मैक्सिमम 15 से तो ज़्यादा नहीं हो सकते। 6 ये है, अगर 6 ये है, 5 ये है, तो 11 और 4 15। अब अगर 13 से 15 तक है तो माइल्ड हेड इंजरी, ये अगर वैल्यू 9 से 12 तक है तो मॉडरेट हेड इंजरी। अगर ये वैल्यू है 3 to 8 तो व्हाट? सवियर हेड इंजरी। अगर 3 है तो फिर कोमा या डेथ, ठीक है। हर किस मतलब, हाँ ये एक है, दूसरा है ग्लासगो कोमा -P, ग्लासगो कोमा स्कोर -P। अब ये नया है। अब इसमें हम प्यूपल को भी चेक करेंगे, प्यूपल रिएक्ट कर देता है या नहीं। तो पी पार प्यूपल रिएक्टिविटी। अगर बोथ प्यूपल आर रिएक्टिंग तो कितने स्कोर देंगे? 0। बोथ प्यूपल रिएक्टिंग तो कितने स्कोर? 0। अगर वन प्यूपल रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिव, इसमें लिख ले नॉन रिएक्टिव, तो फिर 1 पॉइंट इसको भी देंगे। बोथ प्यूपल नॉन रिएक्टिव, तो फिर इसके लिए हम देंगे 2 पॉइंट। अब देखो, ये हम इससे ग्लासगो कोमा स्कोर से माइनस करेंगे,
मतलब ग्लासगो कोमा स्कोर हमने पॉइंट किया कितना है 10। लेट सपोज ग्लासगो कोमा स्कोर है कितना 10। अब पी यहाँ पे इस पेशेंट की जब हमने प्यूपल चेक किया तो प्यूपल दोनों ये नॉन रिएक्टिव है, तो हम प्यूपल जब हमने चेक किया तो 2 है। तो अब ग्लासगो कोमा स्कोर माइनस पी कितना होगी 10 माइनस 2, तो अब ये 8 है। ठीक है, तो दिस सवियर कंडीशन। तो अब हम इसमें प्यूपल को भी चेक कर देते हैं हेड इंजरी में। अच्छा, ग्लासगो कोमा हेड इंजरी में हम ये पॉइंट कर देते हैं कि पेशेंट किस हालत में है, माइल्ड हेड इंजरी है, मॉडरेट है या सवियर है। तो इसके लिए हम 30 चीज़ें चेक करेंगे। आई को चेक करेंगे, वर्बल रिस्पांस को, मोटर रिस्पांस को। अगर स्पॉन्टेनियसली आई को ओपन कर देता है तो पोर स्कोर, अगर हम साउंड करें उसको बोले कि आंखें खोल दे फिर खोल सकता है तो 3, अगर पेन पे ओपन कर सकता है तो 2, और नहीं कर सकता है तो 1। वर्बल अगर वो अच्छी तरीके से बात कर सकता है, ओरिएंटेड है तो 5, कंफ्यूज है अपने बातों में कंफ्यूज है तो 4, अच्छा बातें कर सकता है लेकिन इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स तो फिर 3, बातें कर सकता है लेकिन कंप्रिहेंसिव वर्ड्स को नहीं बोल सकते तो 2, नहीं कर सकते तो 1। ओबे कमांड अगर उनको आप बोले कि अपने हाथ को उठा सकता है तो फिर 6। पेन अगर पेन पे अपने हाथ को हटा सकता है तो 5, अगर इसको विड्रॉल पेन पे अपने हाथ को हटा सकता है तो 3। फ्लेक्शन अगर इनके हाथ इस तरह फ्लेक्स्ड है चेस्ट की तरफ तो फिर कितने 3, और एक्सटेंडेड है तो 2। ठीक, एक्सटेंडेड में ये हाथ स्ट्रेट होगी और इसमें सी शेप इस तरह होगी। ठीक है, और नन है तो 1। लास्ट है ट्रॉमा इन चिल्ड्रन। ट्रॉमा इन चिल्ड्रन। अच्छा, ग्रोथ प्लेट इंजरी। ग्रोथ प्लेट इंजरी के लिए जो हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं वो है साल्टर हारिस क्लासिफिकेशन, साल्टर हारिस फ्रैक्चर। अब इसकी 5 टाइप है। लेट सपोज दिस इज इपिपाइसिस, ये क्या है, ठीक। दूसरा ये है ग्रोथ प्लेट। ये क्या है ग्रोथ प्लेट। अगर ग्रोथ प्लेट में फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर कहाँ पे है इन द ग्रोथ प्लेट, दैट वुड बी टाइप 1। टाइप 1 में क्या होते हैं, टाइप 1 ओनली पाइसिस, ओनली फाइसिस। फ्रैक्चर अगर सिर्फ ग्रोथ प्लेट में है तो दैट वुड बी टाइप 1। अगर ये फ्रैक्चर है कहाँ पे, ग्रोथ प्लेट में और इसके साथ साथ मीटापाइसिस, तो ग्रोथ प्लेट को पाइसिस कहते हैं प्लस मीटापाइसिस, इसको कहते हैं टाइप 2। एक्सरे पे इसको देखे तो ये इस तरह इस साइड पे होगी ये मीटा, ये इसको कहते हैं थर्स्टन हॉलैंड साइन, ये कार्नर इससे अलग होगी, इसको कहते हैं थर्स्टन हॉलैंड साइन। मोस्ट कॉमन टाइप 2 में लिख ले, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ये 75% होता है।
ठीक। 75% टाइप 2 होता है। इसमें साइन कौन सी होगी? थर्स्टन हॉलैंड साइन, और इसका दूसरा नाम है कॉर्नर साइन। ये किस चीज पे होगी? ऑन एक्सरे। ये मतलब ये जो पार्ट है ये इस तरह इससे अलग होगी, इस तरह एक्सरे पे। इसको कहते हैं थर्स्टन हॉलैंड साइन। ठीक है। अब ये पिक्चर है टाइप 2। टाइप 3, टाइप 3 में हमारे पास क्या होते हैं? फाइसिस एंड ईपीपाइसिस। मीटापाइसिस टाइप 2 में है। तो पाइसिस है इसमें, ये है टाइप 3। टाइप 3 इसमें होता है फाइसिस प्लस ईपीपाइसिस। ठीक। 4 नंबर, अब देखो, अगर ईपीपाइसिस, ग्रोथ प्लेट और मीटापाइसिस तीनों में फ्रैक्चर हो, इसको कहते हैं टाइप 4। ये है टाइप 4। टाइप 4 इसमें फाइसिस प्लस मीटा पाइसिस प्लस ईपीपाइसिस। 5th नंबर जो है इसमें ग्रोथ प्लेट की फ्रैक्चर होती है। तो इसमें क्रश इंजरी ऑफ द ग्रोथ प्लेट टाइप 1 में भी होती है, लेकिन इसकी अगर क्रश इंजरी हो तो वर्स प्रोग्नोसिस इन द रियर केसेस। इसमें क्या होते हैं? फाइसिस, क्रश इंजरी, क्रश इंजरी, वर्स प्रोग्नोसिस। अब ये मोस्ट कॉमन है, लेकिन इसमें लिख ले गुड प्रोग्नोसिस। ठीक। कितने साल्टर हार्स फ्रैक्चर? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। टाइप 1 में अगर सिर्फ ग्रोथ प्लेट की फ्रैक्चर हो तो पाइसिस की फ्रैक्चर हो टाइप 1, पाइसिस मीटापाइसिस टाइप 2, मोस्ट कॉमन इस टाइप 2। इस साइन को कहते हैं थर्स्टन हॉलैंड साइन। कॉर्नर साइन भी उसे कह सकता है। एक्सरे पे इस तरह नजर आए। मोस्ट कॉमन है लेकिन गुड प्रोग्नोसिस है। टाइप 3 हमारे पास पाइसिस, इसके साथ ईपीपाइसिस भी है। टाइप 4 में पाइसिस, मीटापाइसिस, ईपीपाइसिस तीनों हो। और सिर्फ पाइसिस हो लेकिन इसकी क्रश इंजरी हो तो वो टाइप 5 है। इसमें कोई क्वेश्चन है?